प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का यूपी टीजीटी के साइंस बैच में स्वागत करता हूं। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आपने ये पढ़ रखा है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है। मतलब इसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, साझा करता है। साझेदारी के द्वारा बनने वाला ये जो बंध होता है इसको हम लोग सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, मतलब ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होगा। और इसमें जो एटम होते हैं वो क्यों बंध बनाते हैं इस तरीके से, तो आपने ये भी देखा है कि हर एक एटम चाहता है कि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो नोबेल गैसेस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सके और स्थायित्व को ग्रहण कर सके। क्योंकि जो नोबेल गैस होती हैं वो रिएक्टिव नहीं होती हैं, मतलब वो स्टेबल होती हैं। और यही स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए सारे तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कोई शेयरिंग करता है। इस तरीके से बंध बनते हैं। तो बात हम कहाँ पे कर रहे थे, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा या फिर सहसंयोजी जो बंध होगा, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजी जो बंध होगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। सबसे पहली चीज इसमें हमने पढ़ रखी है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बनता किसके किसके बीच है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। और डायरेक्शनल इन नेचर, इसकी जो प्रकृति है वो डायरेक्शनल होगी। ये तीन बातें आपको किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से याद रखनी है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने ये कहा कि कोई भी जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जो एटम होते हैं, एटम टेंड्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन। एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट इट ऑक्टेट और नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो जो भी एटम है, चूंकि जो नोबेल गैसेस हैं वो काफी स्थायी हैं और उनके स्थायित्व का कारण उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब उनकी आउटर मोस्ट शेल का फिल होना या फिर पूरी तरीके से पूर्ण होना। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना ही होने का कारण ही उनका स्थायित्व का कारण है। अब इसको सबसे पहले बताया किसने, तो लुईस नाम के व्यक्ति ने बताया, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से, तो दिस इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। इतनी बातें लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके थे। आज की डेट में हम देखेंगे कि ये ऑक्टेट रूल होता कैसे है। यहाँ पर आपको नोबेल गैसेस भी या फिर जीरो ग्रुप के जो तत्व हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि जो जीरो ग्रुप होगा उसमें हीलियम मिलेगा, आपको नियान मिलेगा, आर्गन मिलेगा, क्रिप्टॉन मिलेगा, जीनान मिलेगा और रेडान मिलेगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। 2, 10, 18, 36 और फिर 54, फिर 2, 8, 86। ये क्या हो जाएंगे, इनके परमाणु क्रमांक। इसके लास्ट केवल इसमें से हीलियम ही एक ऐसा है जो जिसके पास बाहरी कोश में सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सभी के साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये पूरी सेल क्या है, पूरी तरीके से भरी हुई है और यही रीजन है कि ये स्टेबल होती हैं।
और इसी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या एटम जो होते हैं वो परमाणु को साझा करते हैं, डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये सारे क्रियाकलाप करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके जैसे नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। अब बात करेंगे आज की डेट में ऑक्टेट रूल की कि ये जो ऑक्टेट रूल है ये किस तरीके से होता है। तो ऑक्टेट रूल का मतलब यही है कि हर एक एटम ये चाहता है कि उसके बाहर वाली कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो स्थायित्व को ग्रहण कर पाए, नोबेल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सके और जिससे वो जो एटम है वो स्टेबिलिटी प्राप्त करे। तो ये चाहिए हर एक एटम को। अब सबसे पहले लिखते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मीन्स अष्टक नियम। ये जो अष्टक नियम है ये किस तरीके से होगा इसकी बात करते हैं। तो ये जो अष्टक नियम है ये लिया कहाँ से गया, तो सबसे पहली जो चीज है ये आया कहाँ से, तो डिराइव्ड फ्रॉम नोबेल गैसेस। कहाँ से आया, नोबेल गैस से। क्योंकि ये देखा गया कि जो नोबेल गैस है वो अक्रिय होती हैं और वहीं से ये लिया गया है। मतलब अक्रिय गैसों से अक्रिय गैसों के कॉन्सेप्ट से इसको लिया गया। तो डिराइव्ड फ्रॉम नोबेल गैसेस, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। और दोबारा जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इसमें सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नीडेड अचीव स्टेबिलिटी, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। तो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि नोबेल गैस जो है वो इसी कारण अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही क्या है, अक्रिय है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 2 काम हो सकते हैं। मैं देख लूँ जरा नीचे का आ रहा है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये एटम क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। इसमें या तो ये शेयर कर सकते हैं, कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, एटम कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं और या फिर दूसरा काम कर सकते हैं, कैन रिलीज्ड और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 काम करेंगे। या तो जो एटम होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे कर लेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे मतलब डोनेट कर दे, त्याग कर दे उसका, तो हो सकता है, या फिर किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ले तो हो सकता है। ये तीन काम करके ही एक परमाणु जो है वो अपना अष्टक पूरा करता है। इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबेल गैसेस के जैसा प्राप्त करने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो वहां पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या फिर एक्सेप्ट होगा तो वहां पर क्या आएगा, तो आयनिक बॉन्ड। तो ये बातें होगी हमारी। तो इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा, कोवैलेंट यानी सह संयोजी बंध, और इसमें आयनिक। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, हो सकता है आपको क्लियर ना हो। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। मिटा देते हैं। तो बात समझ में आ गई कि अष्टक रूल या ऑक्टेट रूल कहाँ से आया, तो यहीं से आया जिसको लुईस ने बताया। अब इसके बाद ये अपने बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में
अष्टक नियम, इसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और या फिर इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ये दो काम करने पड़ते हैं किसी भी एटम को, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। जहां पर साझेदारी आएगी वहां पर कौन सा बॉन्ड आएगा, तो आपने अभी देख लिया कि वहां पर हम कौन से बॉन्ड को लेकर के आएंगे, सहसंयोजी बंध, चूंकि साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध कौन सा है, सहसंयोजी। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो कौन सा बंध आएगा, आयनिक। तो ये हमारे पास दो तरीके से क्या होगा, किसी भी परमाणु का अष्टक पूरा। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कौन सा ले लिया, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है हमारे पास। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 8। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8। अब इसके बाद किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की संख्या बराबर होती है, तो ये हो गई 8। इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गए, ऑक्सीजन परमाणु। अब ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p4, 8 हो गए, 2 2 4 और 4 8। ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, आउटर मोस्ट सेल में, मतलब बाहर वाली कक्षा में। बना करके देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, इसके ऊपर जस्ट फर्स्ट कवरिंग हो गई हमारे पास ये कक्षा। इसके बाद जो दूसरी कक्षा हो गई वो इस तरीके से ये हो गई, ये इसकी फर्स्ट कवरिंग है, ये इसकी सेकंड कवरिंग है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट सेल। और ये इसकी कौन सी सेल हो जाएगी तब, आउटर मोस्ट सेल, या फिर इसी को आप क्या बोलेंगे, बाह्यतम कक्षा या कोष। सेल का मतलब कोष या फिर कवच। तो ये इसकी बाह्यतम कोष हो जाएगी, और ये वाली इसकी कौन सी सेल हो जाएगी, फर्स्ट सेल हो जाएगी, या फिर इसको आप सेकंड सेल भी बोल सकते हैं। कौन सी सेल, सेकंड सेल। तो आप फर्स्ट सेल और सेकंड सेल इसको क्या बोलेंगे, या फिर आउटर मोस्ट सेल। अब देखिए ये 1s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस मतलब नाभिक। ये इसका नाभिक हो गया, ये इसकी फर्स्ट सेल हो गई, ये इसकी आउटर मोस्ट सेल या फिर सेकंड सेल हो गई। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अब जो 1s है, इसमें पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके बाद जो दूसरी कक्षा है, इसमें 2s भी है और 2p भी है, तो मतलब ये एक कक्षा इसमें ये है ही है, इसको यूं बनाते हैं, ये एक कक्षा इसकी ये है ही है।
अब इसके बाद इसके साथ ही साथ इसमें एक और कवरिंग है जो इस तरीके से बिल्कुल इससे सटी हुई है। इस तरीके से इसमें ये वाली जो सेल है बाहर वाली, ये कौन सी है 2p, और ये जो थोड़ा अंदर है ये कौन सी है 2s। सेकेंड सेल में डबल कवरिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकेंड सेल में डबल कवरिंग है हमारे पास, एक है 2s दूसरी है 2p, अंदर वाली 2s बाहर वाली 2p, ये दोनों एक में ही है। जैसे मान लीजिए आप एक किताब लेकर के आते हैं और उसमें कोई कवर चढ़ा देते हैं, पेपर चढ़ा देते हैं, तो जैसे ही आप उसको पलटते हैं तो दोनों चीजें एक साथ खुलती हैं या फिर एक साथ बंद होती हैं। मतलब ये ऊपर से देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही लगता है, लेकिन होते ये एक्चुअल में कितने हैं 2। तो ये अंदर वाला 2s हो गया और बाहर वाला 2p हो गया। आई होप क्लियर है। पहले में केवल एक ही सेल है, यही केवल है, इसमें कोई दूसरे की बात नहीं है, इसमें केवल 1s सेल कौन है तो 1s है इसमें दूसरी सेल नहीं है। लेकिन इसमें ये दूसरी कवरिंग भी है, तो इसलिए इसमें 2s और 2p दोनों होगा। अगर इसमें तीसरा होता तो उस बाहर वाले में कितनी कवरिंग हो जाती 3। अभी आगे उसकी भी बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट सेल 2s है और सेकंड सेल कौन सी हो जाएगी 2p हो जाएगी, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो ये हो जाएगा। सेल क्या होती है, सेल इस तरीके से होती है, कोष कैसे कैसे होगी, पहली कोष, दूसरी कोष, तीसरी कोष, चौथी कोष, इस तरीके से सेल होगी। ये जो अंदर इसमें 2 हो गई, ये सेल नंबर 2 है, मैंने क्या लिखा है सेकंड सेल, लेकिन इसमें सब सेल है और ये सब सेल यानी उपकोष इस तरीके से चलेगी 2s 2p 3s 3p 3d, इस तरीके से उपकोष चलेगी। मतलब इसमें 2s में या फिर सेकंड सेल में एक s और एक p भी होगा, थर्ड सेल में s p और d भी होगा, फोर्थ सेल में s p d f भी होगा। तो ये कौन सा है सब सेल है और ये क्या है सेल है। एक बार फिर से देखते हैं नीचे तक की बातें क्लियर हैं, आ रही है स्क्रीन पे या फिर नहीं, बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये बातें हो गई हमारी बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो इसके बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लिखते हैं अष्टक पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब ये एक हमारे पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा ऑक्सीजन आया इस तरीके से और इसके भी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। हमेशा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही साझेदारी करेंगे और इसीलिए बाह्यतम कोष में ही स्टेबिलिटी चाहिए, अंदर के इलेक्ट्रॉन भागीदार नहीं होते। अब इसने क्या किया, इसने ये बंध बनाया ऑक्सीजन के साथ, ये इसके ये पूरे काउंट हो गए और इसके बाद इसने ये बंध बनाया, ये काउंट हो गए। इसमें अगर आप देखेंगे तो अब इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए और ये इसका स्टेप पूरा हो गया। मतलब इसने इसके साथ कितने बंध बना लिए 2 बंध बना लिए और कौन से मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ तो O2 का निर्माण हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं बॉन्डिंग करते हैं, O डबल बॉन्ड O बना दिया, इसने क्या बना दिया O डबल बॉन्ड O, O2 मॉलिक्यूल बन गया।
तो अब इस तरीके से इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के हो गए और इसका अष्टक पूरा हो गया, ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हैं किस तरीके से बंध बनेंगे। ये हमने ऑक्सीजन का लिया, ऐसे ही एक और लेकर के समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे लाइक नाइट्रोजन ले लेते हैं, तब तक मैं इसको मिटाऊंगा पहले और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे नाइट्रोजन हमने ले लिया, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होगा 1s2 2s2 2p3, ये हो जाएगा। अब सेम वही कंडीशन, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है किसका, नाइट्रोजन का। इसके जस्ट बाहर एक पहली कवरिंग हो गई और दूसरी सेल हो गई। ये दूसरी सेल में फिर से इस बार हमारे पास कितनी कवरिंग है, 2 कवरिंग है। मतलब ये बाहर वाली तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे पास एक कवरिंग और भी है जो इसमें उपस्थित है। इस तरीके से ये एक कवरिंग है हमारे पास। जब ये एक कवरिंग है हमारे पास, तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट सेल, फर्स्ट, और ये इसकी हो गई सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल तो है ही, ये हो गया हमारे पास 2p और ये हो गया 2s। तो इस तरीके से 2 सब कवरिंग हो गई इसमें। अब जब ये बंध बनाता है तो इसको चाहिए कितने, 5 2 3 5 2 7, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो ये नाइट्रोजन था हमारे पास और इसके बाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन है हमारे पास इस तरीके से और इसके भी बाहतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये करता क्या है, बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और कुछ इस तरीके से और इस तरीके से बंध बना लेता है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। कौन से अणु का निर्माण होता है, तो N ट्रिपल बॉन्ड O, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड N का निर्माण होता है, यानी N2 अणु का निर्माण होता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको पूरी 100% क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से अणु जो है वो साझा करेंगे इलेक्ट्रॉन और परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे और फिर वो स्थायित्व को ग्रहण करेंगे अष्टक नियम का उपयोग करके। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें शेयरिंग के द्वारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो ये बात हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कोवैलेंट बॉन्ड, अष्टक नियम क्या होगा और क्यों होता है अष्टक नियम, क्यों ये लगती है चीजें, इसकी बातें हमने कर ली हैं। अब आइए एक अहम मुद्दे पर विचार करते हैं थोड़ा सा, जिस पर आपको काफी ध्यान देने की जरूरत है। इसकी बात करेंगे और फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है यानी 1s1। फिर इसके बाद अगर हमारे पास H+ है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। जब ये डोनेट कर दिया तो इसके पास चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया दूसरे को। आपके पास 1 ही रुपया था और आपने उस 1 रुपए को भी दूसरे को दे दिया, तो आपके पास कितना बचेगा, 0/सन्नाटा यानी 0। सेम इस तरीके से अगर आप देखेंगे, मान लीजिए H- है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, एक इसने दूसरे से लिया
1s2 हो गया। तो ये 1s2 का मतलब क्या कि इसके पास हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मतलब अब ये किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, हीलियम के तरीके से। चूंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस तरीके का होता है, तो 1s2 टाइप का। तो अगर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, ये डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन ये है, पहली वाली अवस्था में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बंध नहीं बन सकता। और दूसरी वाली अवस्था में इसने हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है, विच इज ए नोबल गैस, और नोबल गैस अक्री होती हैं किसी के साथ, बंध जल्दी नहीं बनती, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि बना हुआ मिलेगा। तो ये क्या करता है कि हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन इसका मिल गया, और जब हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो ये भी जो बंध है उसका निर्माण नहीं करेगा। मतलब चाहे H+ हो और चाहे H- हो, इन पे कोई भी बंध नहीं बनता। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है क्या, OH-, तो ये निगेटिव किसका है, H का नहीं है, नहीं तो H जो है वो बंध बनाता ही नहीं, क्या करता है ये, O का माइनस। मान लो लिखा है H3O+, फिर से सेम कंडीशन, हाइड्रोजन के ऊपर अगर ये चार्ज होगा तो ये बंध नहीं बनाएगा, और बंध नहीं बनाएगा तो ऐसा मॉलिक्यूल देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये किसका चार्ज है, ऑक्सीजन। तो ये बात एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि ना तो H+ कोई बॉन्ड बनाएगा और ना तो H- कोई बॉन्ड बनाएगा। अगर ये स्थिति आती है तो ये दोनों खुले हुए होंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम फ्री होंगे, किसी के साथ ये बंध नहीं बनाएंगे। तो ये बातें हो गई हमारी। अब आइए देखते हैं एक ऐसी स्टेज जहां से आपको पूरी तरीके से मामला क्लियर हो जाएगा, किसका, हाइड्रोजन, या फिर अष्टक नियम का भी आप मान सकते हैं उसको, कि आपका अष्टक नियम का जो मामला है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल लोगों के दिमाग में ये आता है कि ठीक है, अक्रिय जो गैसें होती हैं उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्रिया नहीं करती, तो हीलियम क्यों नहीं करता है। अब ये हीलियम जो है ये क्रिया क्यों नहीं करता, क्योंकि जो बाकी की गैसें हैं, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया और रेडॉन हो गया, ये सभी क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, मतलब ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होते हैं। लेकिन ये क्या करता है, तो ये डुप्लेट बनाता है, मतलब ये ऑक्टेट नहीं डुप्लेट बनाता है, और ये डुप्लेट के निर्माण के कारण क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इसका क्या बनता है, डुप्लेट, नॉट ऑक्टेट, डुप्लेट, और इसमें ऑक्टेट, कंफ्यूज नहीं होना है। उसका क्या बनता है, डुप्लेट बनता है, और उसका क्या बनता है, तो ऑक्टेट बनता है। तो ये बात हमारी होगी। अब इसके बाद इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, इसलिए ये क्रिया नहीं करता। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कंपाउंड बनाता है, आपको 2-3 कंपाउंड देखने के लिए जनरली मिलते हैं। एक हो गया हमारे पास, मान लीजिए NH4+, हाइड्रोजन के ऊपर लगा है प्लस चार्ज। फिर इसके बाद दूसरा आपको देखने के लिए जो कंपाउंड मिलता है वो NH3 हो गया। तो NH4+ हो गया, NH3 हो गया, फिर इसके बाद NH2 हो गया, माइनस इसमें आएगा एक, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, NH-2 अब की बार आएगा, और फिर इसके बाद क्या ले लेते हैं, N-3। ये इतनी केसेस हैं मान लीजिए हमारे पास। अब
सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अमोनियम आयन की। अमोनियम आयन में अगर आप देखेंगे तो हमने अभी क्या कहा, जो भी बॉन्ड होगा H+ के ऊपर चार्ज नहीं होगा, चार्ज किसका होगा, उसके बगल वाले का, मतलब N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत अभी है नहीं। अब देखिएगा ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से मौजूद है, एक पॉजिटिव चार्ज इसमें आया है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचे टोटल, 4। कितने इलेक्ट्रॉन बचे टोटल, 4। फिर से 5 इलेक्ट्रॉन टोटल थे इसकी बाहरी कक्षा में, और इसने एक पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये मिल करके हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाते हैं, और इस पे जो चार्ज आता है वो कितने का आता है, +1 का चार्ज आता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड मिल करके जब इन्होंने बनाया तो इनका ऑक्टेट क्या हो गया पूरा, और बना क्या, NH4+, यानी अमोनियम आयन। तो ये बात होगी हमारे पास। अब 4 बॉन्ड जब इसने फॉर्म किए, 4 बॉन्ड फॉर्म किए, तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड इसने बनाए, जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो NH3 की बात करते हैं। NH3 की क्या स्थिति है, तो आप देखिएगा और बताइएगा। NH3 के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं और चार्ज कुछ नहीं है, मतलब 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 5। 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसने 3 बंध बनाए, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड इसने बना लिए। 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 बॉन्ड, तो 5 + 3, दिस इज इक्वल टू 8, यानी अष्टक इसका क्या हो गया, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट। जब ऑक्टेट इसका कंप्लीट हुआ, चार्ज क्या आया, 0, मतलब कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। इसके बाद NH2- की बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 5, बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएंगे, आपको ये ध्यान देना। एक माइनस है, मतलब एक इसमें से क्या हुआ, माइनस है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ा, इसने दूसरे से ले करके रखा है इलेक्ट्रॉन, तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ऋण आएगा, मतलब ये कर्जीदार है। कर्जीदार है तो 5 + 1, इसके पास अभी कितना, चूंकि 5 तो इसके पास पहले से थे ही, एक इसने किसी और से लिया है, तो 5 + 1 कितने हो गए, 6। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, केवल 2 बॉन्ड बनाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 6 + 2 = 8, और ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इस पे चार्ज कितना आता है, -1 का चार्ज इस पे आया, नाइट्रोजन। फिर इसके बाद NH2-, तो जब NH2- की आप बात करेंगे तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, मतलब 2 का कर्जीदार है ये 7। अब इसने एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया, तो 7 + 1 = 8, और ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया, और इस पे चार्ज आया कितने का, -2 का चार्ज। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो N3, 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से थे, -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो क्या बॉन्ड बनाएगा, नो, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा भैया। जब ऑक्टेट कंप्लीट तो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब 0 बॉन्ड, और ऑक्टेट कंप्लीट, और चार्ज कितना आएगा, -3। तो ये इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है
कि जो चार्ज है वो कंपाउंड में किस तरीके से आते हैं। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है सिंप्लीफाई इसको करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। सेम ऐसे ही आपको बनाना है किसका, ऑक्सीजन का। ये मान लीजिए ऑक्सीजन है आपके पास और इसमें से पहले आप बनाते हैं H3O+, दूसरा आप बनाते हैं H2O, तीसरा आप बनाते हैं OH- और चौथा आप बनाते हैं O2-। ये आपको अपने से सेम ऐसे ही चार्ट बनाना है कि किस तरीके से ये कितने बॉन्ड बनाएगा और कितने चार्ज आएंगे। तो आई होप अगर ये आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा तो आप इसको आसानी के साथ बना लेंगे और किसमें क्या चार्ज है ये भी आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि ये जो चार्ज है ये H का है कि O का है। सारी चीजें आपको आज एकदम 100% क्लियर हो गई होंगी। अब एक सवाल आपका यहाँ से और है जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नोबेल जो गैसेस होती हैं वो स्थायी क्यों होती हैं, स्टेबल क्यों होती हैं। तो क्योंकि उनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP6 टाइप का होता है। इसलिए जो नोबेल गैसेस हैं वो क्या होती हैं, स्थायी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिपेंड करता है कि कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम स्थायी होगा, अणु स्थायी होगा या फिर नहीं स्थायी होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कल इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन सब का जवाब देना है कि इसमें कितने चार्ज होंगे, H3O में कितने चार्ज और कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने चार्ज और कितने बॉन्ड। कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है इसका। फिर इसके बाद H2O में कितने चार्ज कितने बॉन्ड, OH- में कितना चार्ज और कितना बॉन्ड, और इसके बाद O2- में कितना चार्ज है और कितना बॉन्ड है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कुछ नए बेहतरीन सवालों के साथ जो ऑक्टेट रूल है और इसका एक्सेप्शन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अष्टक नियम का एक्सेप्शन, उसके भी बारे में बात करेंगे कल। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।